Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yameen and I welcome you all in this financial reporting orientation session. It has been long due. बहुत टाइम हो गया, हमें ये काम करना था, नहीं कर पाए, लेकिन अब कर लेते हैं। आज का सेशन जो हम रखने जा रहे हैं, ये सेशन जो है ये बेसिकली इस बारे में नहीं है कि हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के पढ़ लें या कोई 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 करिकुलम की बात उठा के पढ़ लें या कोई पास्ट पेपर अटेम्प्ट कर लें। इट्स दिस सेशन इज जस्ट गोइंग टू सेट द टोन हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर टारगेट। यू सी, ऑल ऑफ अस हु आर हियर, हम सबका टारगेट एक कॉमन है, और वो टारगेट ये है कि वन वे और दी अदर वी नीड टू मेक श्योर दैट वी पास दिस पेपर। We have to pass this paper. And how do we do that? We will do that by making a crystal clear plan कि अपने को आगे चल के करना है क्या। अच्छा, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ी मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ी अच्छी कहावत है, हम अक्सर कोट करते हैं और ज्यादातर अकाउंटेंट्स कोट करते हैं, वो ये कोट करते हैं कि दैट इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। या तो अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो इट इज एज गुड एज इफ यू हैव फेल्ड ऑलरेडी। Make sense? So it's very important for you guys to make a plan right here, right now with me in to understand what you are actually trying to achieve. उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, आपको कैसे करना होगा, वेयर एम आई गोइंग टू पुल यू गाइज इन, और अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के अंदर। दैट्स द होल एजेंडा, right? We'll start this session by a brief introduction of mine. Some of you know me, some of you don't. So let me introduce myself. My name is Yasir Yameen. Again, I'm a professional chartered accountant, associate member of ICAW, fellow chartered certified accountant from ACCA, chartered management accountant from Institute of Management Accountants of Pakistan, BSc honors, and blah, blah, blah. Right? So, academically speaking, I'm more than enough qualified to teach you this subject or any other subject that I teach, right? Besides academic qualification, मेरा background जो teaching का background है, I've been tutoring these subjects for the past 13 years now. So it's been more than a decade that I have taught, I've taught physically, I've taught online, online live, online recorded, and so on and so forth. And now you are seeing me from the platform of ACCA Online, which is my own setup, alhamdulillah. So, I have taught a lot of batches, a lot of students, thousands of students that I've taught. So I've got, a lot of experience on how to deal with students, what are the general queries of students. And, when you have taught this subject for a so longer period of time, you know ins and outs of the subject. और एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, बात सिर्फ ये नहीं है कि आप इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग इतने अरसे से पढ़ा रहे होंगे। बात सारी ये है कि कोई ऐसा तो एज होगा ना जिसकी वजह से सर यासिर समझते हैं कि यार ये वाली चीज जो है ना, मैं जो स्टूडेंट को डिलीवर कर रहा हूँ वो बेस्ट फेथ के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ और उसका इंशाल्लाह जिंदगी में फायदा होगा। वो ये भी है कि देखो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत है। So about 13 years I've been working professionally. I worked in audit, then I moved on to industry. शॉर्ट स्टिंट के लिए मैं एक टेक्सटाइल कंपनी के अंदर था, फिलहाल मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर सीमेंस, सो आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर देयर। सो इन्स एंड आउट्स ऑफ बिजनेस आई नो, right? So most of the accounting standards or reporting guidelines, whatever I tell you, I've done it practically myself. तो क्यों, कोई काम मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ होता है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ होता है। मैंने IS-37 भी अप्लाई किया है, लीज भी अप्लाई किया है, IFRS 15 भी अप्लाई किया है, 16 भी अप्लाई किया है, ग्रांट भी देखा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी देखा है, IFRS 9 भी देखा है, IS-12 भी बहुत अप्लाई किया है। तो जब मैंने ये सारे अकाउंट, IS-23 भी अप्लाई किया है, जब ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद अप्लाई किए हुए होते हैं ना, तो मुझे सेंस पता होता है, राइट? मुझे मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी वाली बात लिखी हुई है, कौन सी वाली बात नहीं लिखी हुई है, कौन सी वाली बात सच है, कौन सी वाली बात किसी ने बनाई हुई है। तो इन्स एंड आउट ज्यादा पता होते हैं। तो मेरा जो टारगेट होता है आपको लेके चलने का, वो सिर्फ ये टारगेट नहीं है कि आपका ये पेपर क्लियर करवा दें। पेपर तो हम इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से क्लियर हो ही जाएगा, वो तो स्कोर कर ही लेंगे आप। लेकिन मेरा एक टारगेट ये भी है कि मुझे आपको ग्रूम करना है, और ग्रूम ऐसे करना है कि आप कल को जब इंडस्ट्री में एज ए चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट उतरे तो आपको कोई ये ना बोल रहा हो कि यार पढ़ तो लिया लेकिन सीख की कुछ नहीं है।
तो मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप पीछे मुड़ के मुझे याद करें और आप ये बोलें कि यार सही है, सर यासिर अच्छे आदमी नहीं थे, जैसे भी थे, लेकिन सर यासिर ने जो बातें बताई वो उस वक्त शायद हमारे इतनी अच्छी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज हमारी जिंदगी में बड़ा हेल्प कर रही है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे पुराने स्टूडेंट जो है, मुझे कोई आउट ऑफ द ब्लू वो मैसेज आता है। वही मेरी एक स्टूडेंट थी, वो यूके के अंदर अब काम कर रही है, उसने मुझे एकदम से ऐसे ही मैसेज कर दिया कि सर आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू, कि वो जो आपने फलाना बात मुझे बताई थी ना, वो प्रैक्टिकली मेरे इतने काम आ रही है। पेपर में तो हमें लगता था कि आप शायद ज्यादा बातें बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतना काम आ रही थी कि इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज डेफिनेटली वंडरफुल. So this is my whole objective, and that is, what I aim to deliver to you guys. But I guess enough about me. What you really want to listen is about your paper. तो पेपर का करना क्या है? You see, the paper that you are focusing on is with the name of financial reporting, जिसको प्यार से FR कहते हैं, right? क्या कहते हैं? FR. या फिर इसको पुराने जमाने के अंदर हम लोग कहा करते थे F7. सो वी आर डिस्कसिंग FR या F7 का पेपर. अच्छा, FR का जो F7 का पेपर है, दिस पेपर यू नीड टू हैव दिस क्लियर इन योर माइंड. ये पहली बात है जो मैं तुमसे करने जा रहा हूं. ये पेपर का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है. एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका पेपर था ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको हम F3 कहा करते थे, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पेपर था. वहां पे आपको ये समझाया जा रहा था कि जो एक ट्रांजैक्शनल लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है वो कैसे होगा. मिसाल के तौर पे कंपनीज बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनाती होंगी, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करती होंगी, कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते होंगे, अक्रूवल प्रीपेमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रूडेंस क्या चीज होती है, सिंपल P&L कैसे बनेगा, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन आपको सिखा दी गई, थोड़े बहुत रेशियोज आपको सिखा दिए गए. वो सारी बातें आपकी ABCDEFG थी. वो आप उस वक्त क्या थे? आप किंडरगार्टन में थे. नॉलेज लेवल जो था ना आपका, वो नॉलेज लेवल आपका किंडरगार्टन लेवल था. अच्छा, अब क्या सर वो F3 की नॉलेज FR में काम आती है या नहीं आती? अप टू सर्टेन एक्सटेंट आती है, लेकिन बहुत नहीं आती है. मिसाल के तौर पे FR के पेपर में कोई बैंक रिकंसिलिएशन नहीं होती, कोई कंट्रोल अकाउंट्स नहीं होते, कोई बेड डेट का चैप्टर नहीं होता, कोई डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं होता, कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट्स नहीं होते, कोई इतनी बेसिक लेवल के सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते, कोई बेसिक्स IAS 16 नहीं होता. तो बेसिक 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 चीजें नहीं होती. ये ऐसी बात है कि किंडरगार्टन में बच्चों को समझाते हैं ना, ABCD पढ़ो. जब 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में आते हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग समझाते हैं. बात समझ रहे? अब कोई ये बोले कि सर सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग बनाना बहुत बड़ा काम है, उसमें किंडरगार्टन क्यों करवाई गई हमको, हमें डायरेक्ट 1 या 2 क्लास में ले आते. तो हम ये जवाब देंगे नहीं, पहले ABCDEFG सीखना जरूरी था, तभी तो इनेबल हुए कि 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के अंदर आके अब तुम सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट कर रहे हो. यानी वो अल्फाबेट्स जिनका आप कोई मीनिंग समझ में नहीं आता था कि ए को ए क्यों सीख रहे हैं हम, बी को बी क्यों सीख रहे हैं हम, उसका लॉजिक, उसकी पर्पस, उसकी उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आती है 1 2 क्लास के अंदर जाके. मेक सेंस? सेम स्टोरी है ACC के अंदर. नॉलेज लेवल के अंदर आपको बेसिक ये समझाया गया कि कंपनी के स्ट्रक्चर हैं क्या, डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब जब आप FR के अंदर आ गए तो FR के अंदर यू आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट अ डेबिट और क्रेडिट, इट्स मोर अबाउट रिपोर्टिंग what you already know. It's just like making a sentence structure. It's like making meaning out of alphabets. So financial reporting is making meaning, from financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट नॉलेज बहुत काम आएगी, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल काम नहीं आएगी, बहुत काम आएगी. लेकिन यहाँ पे यू सी मोर कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस. You discuss stringent difficult accounting practices. So याद रखना कि दिस इज अ 1 स्टेप अहेड फ्रॉम F3. अच्छा, अब जरा सुनो अंश. अच्छा, इफ दिस इज 1 स्टेप अहेड फ्रॉम F3, shouldn't the study pattern be also 1 स्टेप अहेड? है भाई? ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको किंडरगार्टन की तरह रखा जाए और आपको बोला जाए भाई जिस तरह किंडरगार्टन में पढ़ा था उसी तरह तुम 1 क्लास 2 क्लास में भी पढ़ लो, जिस तरह नॉलेज लेवल के अंदर पढ़ा था उसी तरह तुम जाके FR भी पढ़ लो. भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता. वहां पढ़ने की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ थी, यहाँ पढ़ने की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है. अभी आगे चल के मैं आपको जो कोर्स आउटलाइन समझाऊंगा तो आप देखेंगे F3 के अंदर जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए जिंदगी बड़ी आसान होती है. बेड डेट ना एक इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है. हाँ, बेड
डेट। सर उसमें तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी होता था, वो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो छोटा सा टीचर आपको कॉन्सेप्ट देता था, एक आधी क्लास में कॉन्सेप्ट हो जाता था, बाकी फिर क्वेश्चन 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 किया करते थे आप। आपको लगता था आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस, आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। Here it does not happen like that, right? So you cannot do कि यार मैं एक पैराग्राफ पढूं, मैं एक लाइन पढूं, 600 सवाल आ जाए मेरे पास, and I should think like I'm king of the world. No, it's practical life. It's not blooming flowers anymore. So what you need to do is you need to study a lot of things before you can move on to the questions. And this is how I teach in my classes as well. You have recorded classes available, and that you see कि यार मैं आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, पहले अपने सवाल कराता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, फिर अपने सवाल कराता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, फिर अपने सवाल कराता हूँ। एग्जाम किट के ऊपर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर मैं थोड़ा सा डिलेड लेके जाता हूँ। कभी कभार स्टूडेंट्स क्योंकि नॉलेज लेवल से आते हैं तो ये समझते हैं कि सर आप तो क्या, आप जिस तरह करा रहे हैं इस तरह थोड़ी पढ़ाया जाता है, हमने तो नॉलेज लेवल में पढ़ा था, बेड डेट का लफ्ज सीखो, 4 सवाल कर लो। भाई ऐसे नहीं हो सकता है यहाँ पे, ये फॉल्स स्ट्रैटेजी है। अगर कोई पढ़ाएगा भी ऐसे तो ये बिल्कुल फजूल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे आपको कभी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स की जो सीक्वेंसिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कभी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप 2-4 सवाल सॉल्व करके अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे हो, लेकिन जब दूसरी अटेम्प्ट में वापस मेरी क्लास में आके बैठेंगे तो बोलेंगे सर सही कह रहे थे। ठीक है ना? तो इट हैज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। अब एफआर पढ़ना जरूरी क्यों है? एफआर यकीन करो, तुम सारे पेपर उठा के देख लो बेटा, तुम सारे पेपर उठा के देख लो, एफआर एक ऐसा पेपर है जिसको अगर तुमने सही से नहीं पढ़ा तो तुम्हारा सारा एसीसी रफा दफा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, और मैं बाइस नहीं हो रहा, मैं आपको ट्रूथफुली कह रहा हूं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एंड ऑफ द डे। मेक सेंस? इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एंड ऑफ द डे, the basis which you stand on is accounting. तो अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं आती ना, और आपको बहुत अच्छी, आप समझते हैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, तो कोई फायदा नहीं। आप समझते हैं आपको बहुत अच्छा टैक्स आता है लेकिन आपकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर आप कहते हैं मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है लेकिन मेरा एफआर अच्छा नहीं है, मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं है। एफआर एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपको एक्सेल करना जरूरी है, ये लाजिम व मजलूम है। जिसका दुनिया में एफआर स्ट्रांग होगा ना, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है। हो सकता है वो आगे चल के टैक्स के अंदर अपना करियर बना ले, ऑडिट के अंदर अपना करियर बना ले, ऑडिट तो बाय द वे हो ही नहीं सकता है एफआर के बगैर, तो टैक्स के अंदर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बना ले। लेकिन द लीस्ट दैट यू शुड बी एन एक्सपर्ट ऑन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई मीन जस्ट इमेजिन कि तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कोई बंदा बोल रहा है यार ये ट्रांजैक्शन आई हुई है इसके बारे में कुछ बता दो, तुम बोल लो यार ये नहीं आता, अगर टैक्स कैलकुलेट करवाना है तो करवा लो। बोलेगा भाई ये तुम कैसे अकाउंटेंट हो, तुम्हें तो अकाउंटिंग ही नहीं आती। ये नहीं हो सकता। तो ये वो पेपर है जिसके अंदर दिल लगा के पढ़ना, जिसके अंदर टारगेट ये रखना कि सर बुरे से बुरा भी 75 अबव स्कोर करना है, बुरे से बुरा भी दिन रात पढ़ना है, बुरे से बुरा भी बिल्कुल पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट करना है, बुरे से बुरा भी बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, ये हमारा करियर बनाएगा, ये ऑब्जेक्टिव होना आपका जरूरी है। ये जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका एफआर अच्छा नहीं हुआ तो आपका एसबीआर अच्छा नहीं होगा, अगर आपका एफआर अच्छा नहीं हुआ तो आपका डबल ए अच्छा नहीं होगा, अगर आपका एफआर अच्छा नहीं हुआ तो आप एफएम में स्ट्रगल करेंगे, अगर आपका एफआर अच्छा नहीं हुआ तो आगे चल के ट्रिपल ए में स्ट्रगल करेंगे, हर जगह स्ट्रगल करेंगे। यानी आपका करियर एक स्ट्रगलिंग करियर बनेगा अगर आपका एफआर अच्छा नहीं हुआ। तो रिमेंबर कि स्किल्स ऑफ दिस पेपर हेल्प्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग। मेक सेंस? अब अगर इस पेपर की बात करते चले तो इस पेपर के अंदर मोटा मोटी है क्या, देखें पेपर का कोर्स आउटलाइन तो काफी बड़ा है और अभी चल के मैं डिटेल के अंदर भी उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर शॉर्ट के अंदर बात करें, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बात करें, तो मैंने इस पूरे आपके एफआर के कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनटू डिफाइंड कैटेगरीज। देयर इज कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 कैटेगरीज जिसमें मैंने आपके कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वेरी केयरफुली। ठीक है? तो 7 ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज हैं, 7 ऐसे एंगल्स हैं, 7 ऐसे जाविये हैं जिनको आपने कवर करना है इंश्योर करने के लिए कि बुरे से बुरा भी रिजल्ट आए तो 75 अबव आपके मार्क्स आने चाहिए। उससे कम तो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं आप लोगों से, आप लोग तो बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो इतने मार्क्स तो अपने लेके आने ही आने हैं, उसके लिए हमें 7 ब्रॉड कैटेगरीज के ऊपर काम करना है। सबसे पहले बेटा जो हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, वो कोर्स स्टार्ट होता है आईएएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। बेटा ये आईएएसबी क्या है? आईएएसबी का मतलब होता है इंटरनेशनल, कोई बता सकता है मुझे?
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, IASB बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सर ये क्या हुआ? बेटा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग IAS and IFRS। बात समझ में आ रही है? ये वो लोग हैं जिनका काम है IAS और IFRS का बनाना। और ये जो लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो कि IAS और IFRS बनाते हैं, ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट या एक बाइबल डॉक्यूमेंट को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी प्रैक्टिस बनाते वक्त। और उस बाइंडिंग डॉक्यूमेंट का नाम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको ना एक इसकी मिसाल देता हूं, और ये मिसाल मैं हमेशा इसलिए देता हूं ताकि आपको क्लोजली लिंक हो जाए, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, शाहिद भाई की मिसाल के तौर पे कोई बच्चा इस्लाम पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा हिंदुइज्म पढ़ना चाहता है, तो वो जाएगा एक रेलेवेंट टीचर के पास। हाँ, वो जाके बोलेगा भाई पंडित साहब या फॉर एग्जाम्पल मौलवी साहब या मुफ्ती साहब, आप मुझे इस्लाम सिखा दीजिए। अब मौलवी साहब का काम क्या है? इस्लाम सिखाना। मौलवी साहब का काम क्या है? आपकी परेशानियों को विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन डील करना, विद रिस्पेक्ट टू हिज नॉलेज डील करना। लेकिन वो जो मौलवी साहब हैं या वो जो पंडित हैं, वो इन इट सेल्फ लिंक्ड हैं या ऑब्लाइज्ड हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फॉलो करने के लिए। एक मुफ्ती साहब या एक मौलवी साहब के लिए ये लाजिम व मजलूम है कि उन्होंने जो भी आपको एडवाइस करनी है, आपको जो भी पढ़ाना है, ही इज बाउंड बाय द होली बुक ऑफ कुरान या हदीस या सुन्ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मानते हैं नहीं मानते? अब इन लाइट ऑफ दैट वो आपको प्रैक्टिसेस डिफाइन करेंगे, वो आपको सच बोलना सिखाएंगे, वो आपको अच्छा बोलना सिखाएंगे, वो आपको आपका रिलीजन गाइड करेंगे, वो आपको बातें बताएंगे। वो सारी बात करेंगे या नहीं करेंगे? वो आपकी जिंदगी की प्रैक्टिसेस डिफाइन करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे। ऐसा ही है। तो वो, लेकिन वो खुद किसी एक डॉक्यूमेंट से ऑब्लाइज्ड है। इसी तरह ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, दे आर द स्टैंडर्ड सेटर्स इन द वर्ल्ड। इन ये ही दुनिया के अंदर सारे के सारे IAS और IFRS बनाते हैं। लेकिन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस ग्रुप ऑफ पीपल इन इट सेल्फ इज ऑब्लाइज टू फॉलो अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? एक बाइबल डॉक्यूमेंट है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? अकाउंटेंट्स की होली बुक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जिसको हर जाविये के अंदर फॉलो करना जरूरी होता है। मैं बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि पहले IAS और IFRS पढ़ाते हैं, बाद में चल के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चंद पेजेस का डॉक्यूमेंट है और कुछ भी नहीं है। तो लोग कहते हैं यार इतना ज्यादा थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट है, इसको आखिर में चल के पढ़ लेंगे, पेपर से पहले पहले पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं हमेशा इसको डिस्करेज करता हूं, क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए है कि स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से बनता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड को देख के नहीं बनता। ये क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में बात। तो स्टैंडर्ड इन इट सेल्फ जिस चीज से बनता है, पहले तो वो चीज पढ़ो, अपना किबला दुरुस्त करो, अपने आप को उस होली बुक को अबाइड बाय करो, उससे ऑब्लाइज हो जाओ। जब वो होली बुक से तुम ऑब्लाइज हो जाओगे, तब तुम सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। IAS एंड IFRS इन इट सेल्फ इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस ना, लेकिन वो जो पीछे जो गाइडिंग फेथ है, पहले उस फेथ को समझना पड़ेगा, फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट आवर कोर्स। राइट? क्लियर? देन फिर उसके बाद आपकी कोर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि है IAS और IFRS का। IAS का मतलब बताना भाई। IAS का मतलब क्या था यार? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? IFRS का मतलब क्या है भाई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? सो देर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड। एक को कहा जाता है IAS और एक को कहा जाता है IFRS। सर IAS और IFRS के अंदर कोई फर्क होता है? पहले तो ये बता दें बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या IFRS हो, ये दोनों एक ही चीज होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही चीज होते हैं। ये दोनों वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि किसी भी एंटिटी को फॉलो करनी होंगी अपनी अकाउंटिंग को करने के लिए। सो ये वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि दुनिया भर के अंदर ज्यादातर ममालिक के अंदर एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं, जिसके ऊपर हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं के थ्रू प्रिपेयर करनी होती हैं। बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली द स्किल दैट यू गेट व्हेन यू आर स्टडीइंग IAS एंड IFRS, इट्स एन इंटरनेशनल स्किल, इट इज अ ग्लोबल स्किल दैट यू पोजेस।
आप पाकिस्तान से पढ़ें या इंडिया से पढ़ें, आप दुबई में जाके काम कर सकते हैं, आप मालदीव में जाके काम कर सकते हैं, आप मलेशिया में जाके काम कर सकते हैं, आप बहरीन में जाके काम कर सकते हैं, आप यूके में जाके काम कर सकते हैं, आप आयरलैंड में जाके काम कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर सकते हैं। जहां जहां दुनिया के मेजॉरिटी ममालिक के अंदर आईएएस और आईएफआरएस फॉलो होता है, आप वहां भरपूर तरीके से जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो आप प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेशनल हैं। सर फिर भी आईएएस और आईएफआरएस में क्या क्या फर्क है? बेटा बेसिकली जितने भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे ना, उनका पुराना नाम होता था आईएएस। सारे के सारे आईएएस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं और इनको पुराने जमाने में आईएएस कहते थे। आज के जमाने में जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं उनको कहा जाता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब दुनिया में हो क्या रहा है कि जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं उनका नाम आईएफआरएस होता है। आईएफआरएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आईएफआरएस चल रहे हैं। और इसी तरह जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराने होते चले जाते हैं, जिनको अपडेट किया जाता है या रीवैम्प किया जाता है या इनको रीडू किया जाता है, तो वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब आईएफआरएस के नाम से पब्लिश होते हैं। मैं मिसाल देके बताता हूं, पुराने जमाने में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था IAS 17 लीजेस। IAS 17 को ना बिल्कुल तब्दील किया गया। तो जब बिल्कुल तब्दील किया गया तो नाम ये नहीं रखा IAS 17 रिवाइज्ड या अपडेटेड, बल्कि IAS 17 का नाम स्लैश किया गया, उसका नया नाम बनाया गया IFRS 16। ठीक है। IAS 18 एक पुराना स्टैंडर्ड होता था रेवेन्यू के बारे में, अब उसको रिप्लेस किया गया IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी IAS दुनिया के अंदर हैं वो वन डे और दी अदर कभी ना कभी उन्होंने रिप्लेस हो ही जाना है। शायद जब आपके बच्चे आएंगे मुझसे पढ़ने खैर से इंशाल्लाह, तो उस वक्त तक ये सारे के सारे आईएएस खत्म हो चुके होंगे और आईएफआरएस बन चुके होंगे। बेसिकली आईएएस की बजाय आईएफआरएस का नाम जो आया था ना, वो आया ही इस वजह से था कि पहले जो आईएएसबी था ना, उसका पुराना नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। फिर IASC होता था, IASC का नाम तब्दील किया गया, IASB बनाया गया। और जब इसको IASB बनाया गया था तो उसी टाइम के ऊपर भी IAS का नाम IFRS में तब्दील कर दिया गया था। सो टू एम्फसाइज कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। ये वही वाला फर्क है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में जो फर्क है ना, वही फर्क को इंप्लीमेंट किया गया इनके नामों के अंदर भी। बात समझ में आ रही? अभी हमारे कोर्स के अंदर आईएएस भी मौजूद हैं क्योंकि दुनिया में मौजूद हैं, और अभी हमारे कोर्स के अंदर आईएफआरएस भी मौजूद हैं क्योंकि दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इनका डिटेल्ड ब्रेकअप विल फॉलो, डिटेल्ड ब्रेकअप विल फॉलो इन आवर लेक्चर टू कम। ठीक है, तो पूरी बात सुनना लाजिम है। ठीक है। फिर इसके अलावा सेकंड आइटम हो गया आईएएस और आईएफआरएस का। थर्ड आइटम आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, फोर्थ आइटम भी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी इस पेपर के अंदर। डज एनीवन नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एनी आइडिया? देखो भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, वो बेसिकली एक कलेक्टिव नाउन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट्स को मिला के कलेक्टिवली ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। 5 स्टेटमेंट्स हैं, नाम बता रहा हूं जरा। पहली, इनकम स्टेटमेंट, या जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, आसानी के लिए इनकम स्टेटमेंट लिख दिया। सेकंड, बैलेंस शीट, जिसको आप आसानी के लिए आज के जमाने के अंदर आपने शायद मालूम है, पढ़ लिया होगा, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है। तीसरी आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर चौथी है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और पांचवी है आपके पास डिस्क्लोजर्स। अब देखो कितने 5 स्टेटमेंट्स हर एंटिटी को लाजिम बनानी होती हैं। 5 वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कोई एंटिटी दुनिया की ऐसी नहीं है जो कि 5 स्टेटमेंट्स ना बनाती हो, सबके ऊपर लाजिम है, बाय लॉ लाजिम है अक्सर कि आपने 5 स्टेटमेंट्स ये बनानी बनानी। अब अगर मिसाल के तौर पे आपसे आके कोई पूछे कि यार भाई फारूक क्या काम कर रहे हो तुम, तो तुम बोले यार मैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और डिस्क्लोजर बना रहा हूं, तो कितनी लंबा लफ्ज हो जाएगा ना। तो आसान करने के लिए हमने बोला कि भाई ये पांचों स्टेटमेंट को कुल मिला के आसान के लिए बोला जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली मजमुआ है, कलेक्शन है 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स का, और आसानी के लिए इन सबको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। आप डायरेक्टली आप किसी को बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब क्या हुआ, मैं 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाता हूं। क्लैरिटी आ गई इसके अंदर। अब एफआर के पेपर के अंदर आपने भरपूर तरीके से समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाना सीखनी है लाजिम तौर के ऊपर, ये थर्ड और फोर्थ आइटम है। लेकिन एसीसी का कोर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना 2 हिस्सों में सिखाया जाता है। एक हिस्सा होता है सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, और एक होता है ग्रुप एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। सिंगल एंटिटी बोले तो एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ग्रुप एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब क्या हुआ, ये टॉपिक कौन सा है, आपको शायद बचपन की क्लासेस से याद आ जाए। ये टॉपिक है कंसोलिडेशन का। याद आ रहा है? अगर एक कंपनी किसी और कंपनी को जाके एक्वायर कर ले, और ऐसे एक्वायर कर ले कि सामने वाली एंटिटी के ऊपर कंट्रोल आ जाए, तो ये कंट्रोल वाली एंटिटी को क्या बोला जाता है, हमारी सब्सिडरी बोला जाता है। फिर एक ग्रुप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पूरी एंटायर फैमिली के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इनको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो आप एफआर के कोर्स के अंदर, और डिटेल में मैं आगे चल के इसको डिस्कस करूंगा, परवाह नहीं करना, तो सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना सिखाएंगे आपको, और ग्रुप एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना सिखाएंगे। क्लियर होती है बात? ये डन? मुझे सब लोग जरा ओके करो, अभी तक की बात समझ में आ रही है? बस के या ओके लिख दो, सो दैट मुझे तसल्ली हो जाए भाई आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है। तो भाई आपको ये बात समझ में आ गई ना? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊंगा, सिंगल एंटिटी की भी, ग्रुप एंटिटी की भी। तो आप पहली बात, एक और बात समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली 5 चीजों के कलेक्शन को कहा जाता है। एसीसीए के पूरे करिकुलम के अंदर, फॉर दैट से किसी भी ज्यादातर अकाउंटिंग बॉडीज की करिकुलम के अंदर डिस्क्लोजर्स नहीं एग्जामिन होते। अच्छा, डिस्क्लोजर पढ़ाए जाते हैं, एग्जामिन नहीं होते। तो आपके कोर्स के अंदर जब मैं आपको बोलूंगा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखा रहा हूं, इसका मतलब अदर देन डिस्क्लोजर, अदर देन नोट्स टू द अकाउंट्स, मैं 4 चीजों की बात कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। हमारे कोर्स के अंदर 4 चीजों को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। क्लियर होती है बात? ये डन? अच्छा फारूक, 4 चीजों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, लेकिन अगर तुम मेरा पांचवा आइटम, सॉरी छठा आइटम नोट करो, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन इट सेल्फ इज अ सेपरेट टॉपिक। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूं या एसीसीए जिस तरह पढ़ाता है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ाया जाता है। इस पे सेपरेट सवाल आएगा जब भी आएगा। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ाया जाता है, तो जब मैं यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शामिल नहीं है। आप इसको भी अभी के लिए हटा दें। इसका मतलब जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा, चाहे वो सिंगल एंटिटी की पढ़ाऊं, इंडिविजुअल एंटिटी की, या ग्रुप एंटिटी की पढ़ाऊं, मैं उसमें 3 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। डिस्क्लोजर्स या कैश फ्लोज अलग है। कैश फ्लोज सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ाया जाएगा आपको, मैंने बता दिया आपको, और डिस्क्लोजर्स हमारे कोर्स में एग्जामिन नहीं होते, पढ़ाए जाते हैं, एग्जामिन नहीं होते। क्लियर? इसके अलावा बेटा आपके पास एक और टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशोज। बहुत सारे बच्चों ने रेशोज ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। आपने अक्सर जो रेशियोज पढ़े होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर पढ़े होते हैं, एफआर के लेवल के थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ने होंगे। और फिर कुछ अदर एरियाज हैं, ये मेरा 7वां आइटम है। अदर एरियाज वो एरियाज हैं जो कि आपके कोर्स के अदर एरियाज हैं। ये वो एरियाज हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। वैसे तो ऊपर वाले 6 एरियाज आप पढ़ लें तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे मार्क्स से, मुनासिब मार्क्स से पेपर निकल जाता है। लेकिन आप और मैं मुनासिब मार्क्स के लिए यहाँ पे तो नहीं बैठे, हमने तो 100 स्कोर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ 99 में भी बुरा लगेगा। 99 में भी कोई आपको पकड़ के पूछेगा यार 99 ही क्यों लाए, 100 क्यों नहीं लिया? तो भाई हम तो 100 का टारगेट करते हैं भाई, अपने को 100 मार्क्स चाहिए, 99 भी नहीं चाहिए। और अगर 100 मार्क्स चाहिए तो उसके लिए अदर एरियाज को भी कवर करना पड़ेगा, अदर एरियाज को भी कवर करना पड़ेगा। क्लियर? ये वो स्पेशलिस्ट एरियाज हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा, और करवाने के पीछे एजेंडा क्या होगा कि भाई ये कर लो, मार्क्स ले लो। ठीक है भाई? क्लियर? मुझे सब लोग बता दें, इस ब्रॉड कोर्स आउटलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रॉड कोर्स आउटलाइन के बाद मैं डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन के ऊपर जाऊंगा, ताकि आपका और मेरा विजन तय हो जाए कि भाई करना क्या है। यहां तक की कंफर्मेशन दे मुझे।
ओके है? सब लोग बताएं भाई, ये दो चार लोग नहीं, सब लोग बताएं ओके है। डन, वेरी गुड। अब 7 टॉपिक्स, 7 बड़े हेडिंग्स को, कैटेगरीज को अपने ने कवर करना है। तो अपने को ये नहीं पता कि सर इन 7 कैटेगरीज में से मुश्किल कैटेगरी कौन सी है, टाइम टेकिंग कैटेगरी कौन सी है, ज्यादा ध्यान किस पे लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी क्लैरिटी ले ले। देखिए बच्चे, याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारा जो कोर्स के अंदर लगेगा वो 3 टॉपिक्स के ऊपर लगेगा। दीज 3 टॉपिक्स, आईएएस एंड आईएफआरएस आर टू डिटेल्ड, इस पे आपका मेजॉरिटी टाइम लगेगा। आईएएस एंड आईएफआरएस के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। जब ये कवर कर लोगे तो सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर करनी होंगी, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक कहते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक अगर आईएएस और आईएफआरएस अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो फाइनल अकाउंट्स खुद ब खुद अच्छा होगा। मैंने दुनिया में आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके आईएएस और आईएफआरएस अच्छे हो लेकिन उसके फाइनल अकाउंट्स अच्छे ना हो। फाइनल अकाउंट्स, जब बच्चे आईएएस और आईएफआरएस अच्छा पढ़ते हैं तो फाइनल अकाउंट्स उनके इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि यार ये मजा आ रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं, हम 15-15 पास पेपर के सवाल कराते हैं, वो बोलते हैं सर 20 क्यों नहीं करा रहे, सर हम 25 क्यों नहीं है, सर होमवर्क क्वेश्चन दे दो, सर मॉक दे दो। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। शर्त क्या है कि जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, आईएएस और आईएफआरएस पे टाइम लगा लो। यहां टाइम लगाया ना तो सब सही है। बाकी जगह टाइम इधर उधर लगाते रहोगे, लोगों की बातें में आते रहोगे, तो आप अपनी अटेम्प्ट खराब करोगे। मैं सच बता रहा हूं। देखिए, आपकी अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाने के अंदर, आपको 100 मार्क्स दिलवाने के अंदर ना, 2 ही लोगों का कोर इंटरेस्ट है आपके अलावा। आपके अलावा 2 लोग बिल्कुल सही नियत से, खुली नियत से, साफ नियत से ये चाहते हैं कि आप दुनिया में सबसे अच्छा स्कोर करें। एक आपके माँ बाप चाहते होंगे, एक मैं चाहता हूं। बाकी ना आपका दोस्त आपसे कोई बहुत अच्छा स्कोर चाहता है, ना आपका कोई भी बंदा, आपका कजन, आपका फुप्पा, कोई भी ये नहीं चाहता कि आप 100 लेकर आए। सिर्फ मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं वाकई में चाहता हूं आप मेरे बच्चे हैं, और आपके माँ बाप चाहते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। सिर्फ आप, हम 3 लोग चाहते हैं कि आप 100 मार्क लेकर आए। तो मैं जो कह रहा हूं ना वो मेरी बात मान लो, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है आपके अंदर, मैं चाहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करो, तभी ये बातें बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर, फिर लगाएंगे सेकंड बेस्ट टाइम लगेगा फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, और थर्ड बेस्ट टाइम लगेगा कंसोलिडेशन के ऊपर। रेशियोज में भी टाइम लगता है लेकिन इतना नहीं लगता। रेशियोज हो जाते हैं, अगर आप लग के भी 5 दिन 1 हफ्ते पढ़े ना, लग के भी करें तो रेशियोज हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, इंक्लूडिंग पास पेपर कह रहा हूं भैया। और ये सारा जो मेरा कोर्स आपको डिजाइन करके प्रोवाइड किया गया है, इन सब के अंदर एग्जाम किट, ऑलमोस्ट कंप्लीट एग्जाम किट, और सारे एमटीक्यूज, सारे लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ हुआ हुआ है। अभी बताता हूं एमटीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, सब हुआ हुआ है। सो विद ऑल दिस, आपको जो मैंने कोर्स प्रोवाइड किया है वो विद एवरीथिंग है। यू आर लेफ्ट विद नथिंग, नथिंग। सो प्लीज इधर उधर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको करवा रहा हूं वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। सोच से 13 साल की प्रोडक्ट आपको एक साथ रख के दे रहा हूं मैं, 13 साल का करिकुलम पढ़ रहे हैं आप, तो प्लीज उसको फॉरगो करने की जरूरत नहीं। अब मैंने आपको ये बोला बच्चे कि सबसे ज्यादा टाइम किधर लगने वाला है अपना, आईएएस और आईएफआरएस के अंदर। यही तो इस पेपर की जान है। आईएएस और आईएफआरएस एक ऐसी स्किल है कि जब तुम्हें आ गई ना, तुम सबकी बोलती बंद करा सकते हो। मैं बोलता हूं, मैं आज तक जो मेरा साथ दे रहा है ना प्रोफेशनली अपने मेरे करियर के अंदर, वो साथ ही क्या दे रहा है मेरे आईएएस और आईएफआरएस, उंगलियों पे है, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी भी फिंगर टिप्स पे लेके आऊंगा, पहले दिन से नहीं ला सकता, लेकिन जब आप कोर्स खत्म कर रहे होंगे, जब आप पेपर में जा रहे होंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे आईएएस और आईएफआरएस, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा टाइम भी इधर किधर लगना है आईएएस और आईएफआरएस के अंदर, तो मैंने बोला आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं कि कौन कौन से आईएएस और आईएफआरएस आपके कोर्स में कवर्ड है। तो अगर आप नोट करें तो ये सारे आईएएस और आईएफआरएस कवर्ड हैं आपके कोर्स के अंदर, जो आपके सामने अभी मेंशन हुए हुए। तो आईएएस 1 से लेके आईएफआरएस 16 तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में कवर्ड हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है ये, छोटी लिस्ट कहीं से भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उतने डिटेल्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे आईएएस 1, अच्छा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा भी नहीं है कि सर जब हम आईएएस और आईएफआरएस पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक साथ ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पे आईएएस 1 है, तो आईएएस 1 कंप्लीट किया जाता है, बल्कि मैं इतना दूर एरो क्यों बना रहा हूं, आईएएस 1 कंप्लीट किया जाता है जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है ना, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो इन इटसेल्फ एक आईएएस और आईएफआरएस से ही बनाया गया है। तो आपका एक स्टैंडर्ड एक टॉपिक भी है। तो ये अलग से नहीं पढ़ते, ये जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं उसी में पढ़ाया जाता है।
इसी तरह एक टॉपिक था हमारा कंसोलिडेशन, ग्रुप एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी इतनी बड़ी लिस्ट है स्टैंडर्ड्स की, इसमें IFRS 3, इसमें IFRS 10, इसमें IAS 28 कहाँ गया, ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक साथ कवर होते हैं जब आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे होते हैं। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपसे वैसे ही एक्सक्लूड करवा दिए। भाई ये इन इट सेल्फ एक टॉपिक है ना, इसको अलग से नहीं पढ़ना, ये टॉपिक के अंदर कवर होगा। ये जो IFRS 3, दो बिजनेसेस का कंबाइन होना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स का होना, जॉइंट वेंचर्स तो आपके कोर्स में नहीं होते, लेकिन एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स SBR में आते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स करना, सही है, तो ये अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स करना कंसोलिडेशन का कोर्स है। तो आप कंसोलिडेशन में ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे। अब इस पूरी लिस्ट में से ये 4 हटा दिए। अच्छा, इसी तरह IS7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन इटसेल्फ हमारे पास SOCF का एक टॉपिक है, उसके अंदर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। तो ऐसे 4-5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप साइड में निकाल के रख दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक, ये इन इटसेल्फ इतने बड़े स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक टॉपिक बना देते हैं। IS7 इन इटसेल्फ एक टॉपिक बना देता है, IFRS 3 इन इटसेल्फ कंसोलिडेशन का टॉपिक बना देता है, IS1 इन इटसेल्फ फाइनल अकाउंट्स बना देता है। तो ये टॉपिक में डिस्कस होंगे। बाकी हमारे पास रह जाते हैं बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको मैं अपनी सीक्वेंस से कवर करवाता। बहुत सारे बच्चे, अभी मेरी सुबह भी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि सर आपके पढ़ाने का सीक्वेंस और जो मैं PPP या कैप्लिन, अल्लाह माफ करे, मैं पढ़ रहा हूं तो उसका सीक्वेंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्यादा लॉजिकल है। मैं आपको, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखो हम सब ने पढ़ा देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होते हैं एसेट्स, राइट, एक होते हैं लाइबिलिटीज, एक होता है जिसको हम कहते हैं इक्विटी या कैपिटल, एक होता है इनकम और एक होते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 5 आपको पढ़ाए जाते हैं पहली क्लास के अंदर जिस दिन आप अकाउंटिंग की क्लास ज्वाइन करते हैं। ऐसा ही, बस ये 5 चीजें होती हैं, छठी चीज कोई नहीं होती। मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ाने की क्या रहती है कि मैं पिक एंड चूज करता हूं, पहले आपको पढ़ाता हूं सारे एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको गोलमोल करके पढ़ा दूं। गोलमोल करके पढ़ भी लोगे, रट भी लोगे, क्या पता पास भी हो जाओ। दुनिया में क्या जवाब दोगे? दे सकते हो जवाब? नहीं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पे स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। बोलूंगा कि अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, यानी टेंजिबल एसेट्स हो, तो उनको कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। फिर आपको वहां से उठा के लेके जाऊंगा IAS 38 के ऊपर कि भाई टेंजिबल एसेट हो तो क्या किया जाता है, इनटेंजिबल एसेट हो तो क्या किया जाता है। अब जब स्टूडेंट ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिसाल के तौर पर आगे पीछे पढ़ेंगे तो उनका सेंस डेवलप होगा ना। बोलेंगे अच्छा, अगर छूता हुआ टेंजिबल अकाउंट एक एसेट हो तो उसको ऐसे डील करते हैं। अगर इनटेंजिबल कोई चीज हो, गुडविल हो, ब्रांड हो, कोई और चीज हो, सॉफ्टवेयर हो, उसको ऐसे डील करते हैं। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पे फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। एक प्रॉपर्टी तुम नोट करो यहां पे है, एक प्रॉपर्टी यहां पे है, दोनों प्रॉपर्टी में कुछ फर्क है। और तभी IAS 16 के कुछ बाद ही IAS 40 पढ़ा दूंगा। क्यों? ताकि आपको पता लगे कि IAS 40 में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, 16 में कौन सी प्रॉपर्टी आती है। फिर इसी तरह मैं आपको लेके जाऊंगा IAS 23 के ऊपर। इसमें सिखाया जाता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को एसेट का पार्ट बना दो। जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। ये भी अभी पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि इसमें भी एसेट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले सारे एसेट्स के स्टैंडर्ड मुकम्मल करो। अच्छा, कोई भी दुनिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एसेट पे बात हो रही हो। जाहिर सी बात है, एसेट है तो एक्सपेंस भी हो सकता है, कॉन्ट्रा होता है ना, मतलब दूसरी साइड तो होती है ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मेजॉरिटी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एसेट्स के बारे में पढ़ाया गया है, तभी ऐसे चलूंगा। फिर IAS 20 करवाऊंगा, फिर जब ये सब बन गया तो इन्वेंट्री करा दूंगा, फिर एग्रीकल्चर करा दूंगा, फिर IFRS 9 करा दूंगा। तो मैं बड़े एक सीक्वेंस चलूंगा, लीजेस करा दूंगा, एक एसेट को लीज किया तो क्या होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो कोई लाइबिलिटीज के ऊपर बात कर लूंगा, जैसे IAS 37 पे बात कर लूंगा। सही है। ये खत्म होगा तो मिसाल के तौर पे इनकम्स के ऊपर बात करूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के ऊपर बात करूंगा। पहले मैं सीक्वेंस के अंदर आपको स्टैंडर्ड्स कराऊंगा। अच्छा, नोट कर लो बेटे, मैं आपको सारे स्टैंडर्ड्स एक साथ नहीं करवाता। मेरा तरीकेकार ये है, जो कि फुल प्रूफ, अल्लाह का बहुत करम है, तरीकेकार है कि पहले मैं आपको कराऊंगा 9 to 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 9 से 10 कोर, 9 से 10 हो सकते हैं, 11 से 12 हो सकते हैं, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं आपको करवाऊंगा पहले। फिर मैं उसके बाद आपको लेके जाऊंगा फाइनल अकाउंट्स तक। सही है। और फिर कुछ अरसे के बाद मैं आपको वापस लेकर आऊंगा IAS और IFRS के ऊपर।
सर ऐसा क्यों? ये भी लॉजिक है, तुक्का नहीं है, लॉजिक है। भाई पहले मैं आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा लेने के बाद, उनके सवाल करा लेने के बाद, उनकी प्रैक्टिस करवा लेने के बाद मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते रहो और उनको अप्लाई करना ना आता हो, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनानी आती हो, तो तुम खो जाओगे। तुम पढ़ोगे कुछ नहीं, तुम कोई स्किल मुझसे हासिल नहीं करोगे। तुम लिटरली पढ़े लिखे जाहिल रह जाओगे। इसीलिए पहले कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल अकाउंट्स पे लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद दोबारा आपको लेकर आऊंगा आगे चल के आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर। क्यों? बेटा ये वो आईएएस और आईएफआरएस अब मैं आपको जाके कराऊंगा टुवर्ड्स द एंड। ये वो आईएएस और आईएफआरएस मैं आपको चल के कराऊंगा जिनका ज्यादातर ताल्लुक प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से। यानी मिसाल के तौर पे IFRS 5 ये डिस्क्लोजर पे बात करेगा। IFRS 13 इसका फाइनल अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। IS 33 कोई ताल्लुक नहीं है। IS 21 फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है, मैं आपको आखिर में जाके पढ़ाऊंगा। उसको आखिर में पढ़ाने की लॉजिक है, बिकॉज एक बार आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीख लिया, तभी तो समझ में आएगा कि अब इस पे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। रैंडमली इधर उधर से पढ़ाता रहूंगा तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी आपके कोर्स की। आप बोलोगे यार पता नहीं एसीसी में आके पढ़ना जाहिलाना लगता है। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन सवाल हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आते होंगे। जब आपको एलएमएस का एक्सेस मिला तो आपने ये देखा कि सर पहले कुछ आईएएस और आईएफआरएस हैं, बाद में भी कुछ आईएएस आईएफआरएस हैं। पहले वालों का नाम आपने रखा है आईएएस एंड आईएफआरएस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, बाद वालों का नाम रखा है आपने आईएएस और आईएफआरएस आफ्टर फाइनल अकाउंट। सर ऐसे क्यों रखा? बेटा उसकी लॉजिक है, उसकी लॉजिक है। ए वही क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखता हूं, तो मैं आपको ए वही किसी धक्के में नहीं डाल रहा कि भाई पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, दुनिया में कोई सेंस ना बने आपका और आप पढ़ते जाओ। भाई अगर आपको बगैर सेंस की कोई चीज पढ़नी होती तो शायद तो आप केमिस्ट होते, आप वही एटम मॉलिक्यूल करते रहते, दिखता नहीं है। भाई केमिस्ट्री के अंदर एक अनइमेजिनेबल लेवल ऑफ ट्रस्ट चाहिए आपको केमिस्ट्री के ऊपर, तभी आप केमिस्ट्री इनिशियल स्टेजेस के अंदर पढ़ पाते हैं। क्योंकि एटम मॉलिक्यूल दिखता तो नहीं है ना आपको, तो आप अंधाधुंध बिलीव कर रहे होते हैं। अरे बहुत सारे लोग कॉमर्स में आते ही इसलिए हैं, बिजनेस साइड पे आते ही इसलिए हैं क्योंकि जो वो काम पढ़ते हैं वो काम करते भी हैं, और वो जो काम तुम पढ़ रहे हो वो करते भी रहो और उसका लॉजिकल रिलेशनशिप बनता रहे, इसीलिए आपके लिए ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आप नोट करें, आपकी काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने मेरे साथ चल के कवर करने हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि दुनिया में आप कवर कर नहीं सकते, मैं आपको जरूर कवर करवाऊंगा। क्लियर? मुझे बताएं यहां तक बात समझ में आती है? सब लोग बताइएगा प्लीज। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक सवाल और। सर जैसे जैसे हम आपकी क्लासेस लेते जा रहे हैं और क्लासेस लेते रहेंगे, तो वैसे वैसे हम बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसे करें। मेरे नोट्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं एलएमएस के अंदर, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट चाहे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं मैं, कुछ क्लास वर्क में कराता हूँ, कुछ होमवर्क में कराता हूँ। जो होमवर्क वाले हैं वो आप कर लीजिए, उनके आंसर्स मुझसे कंफर्म करने हो आप कर लीजिए, अक्सर मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ आंसर्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना मेरे साथ क्लास में, या जो मैं होमवर्क आपको असाइन कर रहा होता हूँ, उसमें बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम किट के होते हैं, तो आपको पता नहीं लग रहा होता लेकिन आप एग्जाम किट कर रहे होते हैं। बहुत सारे दफा मैंने आपको तकरीबन तकरीबन सारे एमटीक्यूज करवाए हैं मैंने कैप्लन एग्जाम किट के, सारे कराए, तो आपके वो भी कवर हो जाएंगे मेरे साथ साथ ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको अकेले छोड़ता ही नहीं, मैं आपसे ये कहता हूं जो मैं करा रहा हूं ना मेरे साथ कर लो, सब कवर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप पहले मेरे लेक्चर लेते, लेक्चर लेके जाके खुद एग्जाम किट समझने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसे चलता ही नहीं। मैं बोलता हूं मैं सब कुछ खुद कराऊंगा आपको, और फिर इतना होमवर्क भी दूंगा कि खुद से भी करने को रहे आपके पास, दोनों काम चलाता हूं। तो आप इस बात की परवाह ना करिएगा कि आप सर ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं फलाना करा रहे हैं, ये सब कंप्लीट है आपके पास, सारी एग्जाम किट कंप्लीट है, कंप्लीट एग्जाम किट आपके पास मौजूद है। उसके आप खुद भी करेंगे मेरे साथ भी करेंगे, सारी चीजें आपको करवाई जा रही होंगी, तो इसकी टेंशन ना लेना। तो जैसे तुम्हें कोर्स का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है वैसे ही चलना, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं इधर उधर के सवाल भी आपको बहुत करा रहा होता हूँ। आईसीडब्ल्यू की करा दिया, आई कैप की करा दिया, आईसीएमए की करा दिया, सब जगह के सवाल आपको मैं करा रहा होता हूँ, आपको नहीं पता लगता, लेकिन जो मेरे बहुत सारे सवाल हैं वो इधर उधर के सवाल होते हैं। ताकि करवाता इसलिए हूं ताकि प्रैक्टिस 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 हो जाए। बाकी जब हमारे लाइव सेशन होंगे तो उसके अंदर भी प्रैक्टिस चलती रहती है। ठीक होगी बात? अच्छा, ये सबसे बड़ा एरिया है आपके कोर्स का, जिसका एरिया है आईएएस और आईएफआरएस का। ठीक है, ब्रॉडली बता दिया।
फिर आपके पास मैंने बताया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं सिंगल एंटिटी की। बेटा सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे उसके अंदर तीन चीजें आप बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसओएफपी। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स का सवाल जो आप मेरे साथ किया करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जो आप किया करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाना सीखा करेंगे, वो याद रखिएगा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा 12 to 20 मार्क्स का, और एग्जामिन होगा सेक्शन सी ऑफ योर एग्जाम के अंदर। आपका अभी आपको मैं पेपर स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। आपका पेपर स्ट्रक्चर ये है कि उसमें तीन सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी वो वाला सेक्शन है जिसके अंदर बड़े सवाल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स को या सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से करना इसलिए जरूरी है बिकॉज बिकॉज इसके ऊपर बड़ा सवाल आएगा। ये बड़ा सवाल सेक्शन सी के अंदर आएगा, आपको सॉल्व करना होगा स्प्रेडशीट के ऊपर। सर क्या आप स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस करवाते हैं? जाहिर है, स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस एक्सेल पे भी करवाता हूं, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके भी करवाता हूं, सब करवाता हूं। यानी आपको सब सिखाता हूं, किस तरह सेल बनाएं, किस तरह फॉर्मूला लगाएं, सब कुछ बताता हूं मैं आपको। तो आपने इन छोटी छोटी चीजों पे परेशानी नहीं करनी। कभी कभार बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजों पे जो है ना डर रहे होते हैं, हाय अल्लाह स्प्रेडशीट कराएंगे या नहीं कराएंगे, मैं कैसे करूंगा। अबे भाई करा दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? तुमसे पहले हजारों लोग कर चुके हैं हमसे, तो तुम भी कर लोगे भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होंगी बेटा, वो ग्रुप की प्रिपेयर करनी होंगी, सेम टॉपिक्स यहां आएंगे आपके पास। ठीक है, याद रखना ये भी कंसोलिडेशन का सवाल भी सेक्शन सी ऑफ योर एग्जाम के अंदर आता है। सेक्शन सी वही स्प्रेडशीट के ऊपर सॉल्व करना होगा, वही सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। लीव इट टू मी, आई विल डू इट। ये मेरा काम है, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटा एक टॉपिक है आपके पास रेशोज का। रेशोज एफ आर के पेपर के अंदर बहुत डिटेल्ड आते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज के रेशोज आते हैं। एक टाइप के रेशोज का सवाल ऐसा आता है जिसमें आपने एक ही कंपनी के दो पीरियड्स को कंपेयर करना होता है। एग्जामिनर आपको डाटा देता है 20x2 का और 20x1 का, 2 सालों को कंपेयर करना होगा। कभी ऐसा सवाल आता है, कभी ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर आपने दो एंटिटीज का कंपैरिजन करना होगा। दो एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, एबीसी कंपनी भी है, XYZ कंपनी भी है, दोनों का आपस में कंपैरिजन करके दिखाना है थ्रू यूजिंग रेशोज। हाँ, कभी ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर आपने अपने आप को कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री एवरेज के साथ, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया होता है, आपने एक नई कंपनी को एक्वायर किया होता है, यानी जरा देखो ये फोर्थ और फिफ्थ कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं, इसीलिए रेशोज को आखिर में पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कंसोलिडेशन से रिलेटेड भी रेशोज निकलते हैं। रेशियोज का सवाल आता है जिसमें आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया हुआ होता है या डिस्पोज ऑफ किया हुआ होता है, और उस सिनेरियो में रहते हुए आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी होती है, आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करनी होती है। ये तभी पॉसिबल है जब कंसोलिडेशन पहले पढ़ लिया होगा, तो कंसोलिडेशन के बाद रेशियोज आते हैं, इसलिए क्लियर होती है बात। याद रखना रेशियोज वैसे ही हैं जैसे कि बाकी सारे पेपर में होते थे, जैसे सारे वही जीपी मार्जिन, वही एनपी मार्जिन, वही रोज, सब कुछ वही है। लेकिन याद रखना कि इट्स अ लॉट डिफरेंट। में आपसे रेशियोज को एग्जाम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट्स नॉट लाइक F5, इट्स नॉट लाइक F9, इट्स नॉट लाइक F3, इट्स नॉट लाइक F2। सो यू हैव टू स्टडी रिगरसली इन दिस पेपर एज वेल, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसके अंदर एक्सेल कर रहे होंगे। ये बात याद रखना, इट इज ऑलवेज एग्जामिन्ड। रेशियोज का सवाल हमेशा आता है, और कितने मार्क्स का आएगा सर? 20 मार्क्स। रेशोज का सवाल अभी मैं आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा, हमेशा 20 मार्क का सवाल आना है, हमेशा। तो इसका मतलब पेपर आउट है ना, रेशोज का सवाल 20 मार्क का आना ही आना है आपके पास। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपको वर्ड पैड यूज करना होता है। सर क्या आप सिखाएंगे हमको वर्ड पैड यूज करना? यस ऑब्वियसली, मैं खुद टाइप करता हूं क्लासरूम के अंदर सवाल के आंसर, डोंट वरी। तो एवरीथिंग विल बी डन। ठीक होती है बात? मुझे बताएं यहां तक किसी का कोई सवाल है? Anyone with any question? I'll be happy to answer if you have any questions. Okay है? वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जरा समझते हैं भाई कि आपके पेपर का फॉर्मेट है क्या, क्योंकि देखो ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। पेपर की स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपका पेपर में तीन सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी।
सेक्शन ए 30 मार्क्स का है, सेक्शन बी 30 मार्क्स का है, सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, और सारे सेक्शंस कंपलसरी होते हैं। ठीक है। सेक्शन ए किस 30 मार्क्स का आता है और कैसे आता है? 15 एमसीक्यूज होंगे आपके पेपर में। एमसीक्यूज का मतलब होता है 2-3 लाइनों का एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, फिर मल्टीपल चॉइस होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या आपके पास टिक बॉक्स ऑप्शंस होंगे। आपने आंसर करना होगा 15 एमसीक्यूज को, और हर एमसीक्यू होता है 2 मार्क का। तो 15 इंटू 2 मार्क्स ईच कितना बन जाता है? ये 30 मार्क्स बन जाता है। सेक्शन ए के अंदर आएंगे आपके पास, सेक्शन ए के अंदर 15 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स ईच के, हो गए टोटल 30 मार्क्स। एंड इट कैन कवर एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। इट कैन कवर एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। क्लियर कर लें अपने दिमाग में। ठीक है। तो किसी भी टॉपिक से सवाल आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है। फिर सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आते हैं 3 एमटीक्यूज। आप इनको एमटीक्यूज बोलें या ओटीक्यूज बोलें। एमसीक्यू अलग चीज है, ओटीक्यू अलग चीज है, या एमटीक्यू अलग चीज है। ओटीक्यू या एमटीक्यू में क्या होता है कि आपके सामने एक शॉर्ट केस स्टडी आती है। शॉर्ट केस स्टडी का मतलब यह है कि इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ अबाउट लाइक 7 to 8 लाइन्स। सो इट्स अ शॉर्ट केस स्टडी दैट यू गेट। और इस शॉर्ट केस स्टडी से, हर केस स्टडी से आपके पास 5 एमसीक्यूज आएंगे जिनका आपने जवाब देना होगा। सर इसका मतलब सेक्शन बी में भी एमसीक्यूज ही आते हैं? बिल्कुल यही है, सेक्शन बी में भी एमसीक्यूज ही आते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर फर्क क्या है? यहां पे बहुत ही छोटा सवाल होता है। यहां पे एक केस स्टडी आती है और इस केस स्टडी से 5 एमसीक्यूज निकलते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो कवर एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। अब एक एमटीक्यू में 5 एमसीक्यू होते हैं 2-2 मार्क वाले। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक एमटीक्यू इज इक्वल टू 10 मार्क्स। और क्योंकि 3 एमटीक्यू आते हैं 10-10 मार्क वाले, इसका मतलब टोटल कितना बन गया? 30 मार्क्स का बन गया। एनी एरिया ऑफ द सिलेबस कैन बी टेस्टेड। कुछ भी होगा हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। फिर आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। फाइनली सेक्शन सी के ऊपर 40 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर याद रखना, बल्कि यहां लिखा हुआ ही है मैंने, इसके अंदर आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन सी के अंदर देयर विल बी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, दोनों 20-20 मार्क के सवाल आएंगे। ठीक है। अच्छा, जो दो 20-20 मार्क के सवाल आएंगे उसमें से एक सवाल लाजिम तौर के ऊपर रेशोज का है, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा ही होगा, टेस्ट लाजिम है। एक लीक हो गया पेपर। और एक सवाल जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। एक होगा सवाल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब सिंगल एंटिटी भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। कुछ बच्चों का सिंगल एंटिटी वाला आता है, कुछ बच्चों का ग्रुप वाला आता है, क्योंकि हर एक का पेपर डिफरेंट आता है। तो याद रखना कि एक रेशोस का सवाल मैंडेटरी, और एक या तो सिंगल एंटिटी का सवाल या तो ग्रुप एंटिटी का सवाल। कोई भी किसी का भी कुछ भी आ सकता है। क्लियर? तो आप कभी कभार अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सर लास्ट टाइम सिंगल एंटिटी आया था तो आप ग्रुप आएगा, या पहले ग्रुप आया था तो आप सिंगल एंटिटी आएगा। ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर एक का पेपर मुख्तलिफ आता है। ठीक, लेकिन एक सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। क्लियर? वो कौन सा होगा, सिंगल होगा या ग्रुप होगा पता नहीं, लेकिन हम सब कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात यहां से ना बेटा हमें और समझ में आई। क्या? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, या आईएस या आईएफआरएस, या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, या अदर एरियाज। ठीक है। इन सब पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 एरियाज में से किसी 2 एरियाज में आ सकता है। एक तो रेशियोज है, और या तो सिंगल एंटिटी या तो ग्रुप एंटिटी। इन 3 एरियाज में से लॉन्ग बन सकता है। बाकी एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आईएस और आईएफआरएस का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, अदर एरियाज का लॉन्ग क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। पुराने जमाने का पास पेपर देखोगे, कभी कभार एग्जाम किट के अंदर भी एग्जामिनर ऐसे ही दे देता है। पुराने जमाने के पास पेपर्स देखोगे तो हमारे जमाने में लॉन्ग क्वेश्चन में सब कुछ आता था। हमारे जमाने में होते ही लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट होते ही नहीं थे।
तो लेकिन आज के जमाने में एसओसीएफ इंटरप्रिटेशन, सॉरी, आईएएस और आईएफआरएस या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम इसके लिए प्रिपेयर भी अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक होती है बात? मुझे सब लोग बताइए, बात समझ में आती है नहीं आती? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, बिलीव यू मी। ये आपका, इट विल सेट द टोन दैट हाउ यू नीड टू डू दिस एग्जाम। क्लियर? वेरी गुड सर। अभी तक तो सारी बातें समझ में आ रही हैं, अब बोले करना क्या है हमने? भाई करना कुछ भी नहीं है आपने, आप इनरोल हो जाइए। कहाँ जाके इनरोल हो जाएं सर? www.accaonline.co। कहाँ हो जाएंगे भाई? accaonline.co। याद रखना, कॉम नहीं है, को है। www.accaonline.co के ऊपर जाइए, कोर्स को परचेज करिए और खुद हो जाइए इनरोल। अगर आपने कोई भी बात पूछनी है तो मेरा नंबर लिखा हुआ है 00923452745092। 00 का मतलब ये है, ये +92 करके है, +923452745092। अगर आपको स्टूडेंट सपोर्ट से बात करनी है, हमारी स्टूडेंट सपोर्ट है। आप कोई भी क्वेरी आपकी हो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग पेमेंट, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप स्टूडेंट सपोर्ट को मैसेज कर सकते हैं। उनका नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर +923040489489। राइट? तो 03040489 ये नंबर है, आप स्टूडेंट सपोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो विद रिगार्ड्स टू एनरोलमेंट, विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग, यू कैन अप्रोच स्टूडेंट सपोर्ट, यू कैन अप्रोच मी डायरेक्टली, इट्स ऑल अप टू यू। राइट? once you join in, you need to make sure that you are in the WhatsApp group। हर एक को एलएमएस के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर हो। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर इनरोल्ड स्टूडेंट्स ओनली, ये पब्लिक ग्रुप नहीं है। इनरोल्ड स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि किसी और को नहीं मिलती, तो मिलती हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। हमारे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशन कब होंगे इन सब बातों के बारे में आपको बता दूंगा। सारी चीजें मैं यहीं पे अपडेट करता हूं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। इफ यू नॉट देयर, इट्स अ ब्लंडर। राइट? सर और कोई बात? बस इतना ही मेरी तरफ से बस हो गया। अब आप बताइए, किसी का कोई सवाल? जो चाहे सवाल करें, आई एम ऑल योर्स। जो पूछना है पूछें, और अगर नहीं पूछना तो ओके लिखते हैं। एक सवाल आया, सर स्टडी आपको रीड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती यार, यकीन करो नहीं पड़ती। पढ़ती नहीं है मतलब पढ़ लो, आपको आप कह रहे हैं भाई सर मेरी जिंदगी में कुछ और है ही नहीं, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ भाई मैं पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं, सब कुछ पढ़ लूं मैं दुनिया के अंदर, और फिर भी मैं 75 मार्क्स लेके आऊं। करना है कर लो, फायदा कोई नहीं है इसका। ठीक है, स्टडी आप अच्छी चीज है, लेकिन इट्स नॉट दैट कि आप उसको ओवर फोकस कर लें। या कहीं भी एसीसीए ने ये नहीं बोला, कहीं भी नहीं बोला, मुझे कहीं से कोई दिखा दे कि स्टडी हब से पेपर बनेगा। स्टडी हब इज अ वेरी गुड रिसोर्स, आई स्ट्रांगली इंकरेज यू टू स्टडी हब, लेकिन उसको अपने सर पे हावी करके पढ़ना, नॉट, नथिंग रिक्वायर्ड, बिकॉज जो मैं कंटेंट दे रहा हूं सेम वो वहीं पे लिखा हुआ है। तो एक चीज को दो बार पढ़ने से कुछ हो नहीं जाएगा। राइट? अच्छा, लाइव सेशंस बिल्कुल होंगे हमारे, बिल्कुल होंगे, और उसका पर्पस ही होता है कि थोड़ी कंपेनियनशिप बनी रहे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सर डिस्टिंक्शन कितने मार्क्स में मिलती है? डिस्टिंक्शन 100 मार्क्स में मिलेगी। ये जो एफआर का पेपर ऐसा है कि एफआर के पेपर में ना, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, सब मेहनत करते हैं। जो नहीं मेहनत करते वो मेरे हिसाब से, मैं क्या बोलूं, मतलब बुरा निकल जाएगा मुंह से। हर अक्लमंद इंसान एफआर के ऊपर जी जी जान लगा के मेहनत करता है, किसी पे करे ना करे एफआर पे जरूर मेहनत करता है, क्योंकि इससे करियर बनता है। बाकी सब अभी आपका डिसाइडेड नहीं है कि करियर है या नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या एफआर हो या एफएम हो, मेरे को, मैं खुद एफएम पढ़ाता हूँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ वो आपका करियर डिसाइडेड नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका करियर डिसाइडेड है। तो मैंने जितने बच्चे देखे हैं ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं एफआर को। अच्छा, उससे होता क्या है, क्योंकि सब लोग एफआर में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो समझ लो थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है। एफआर में बड़ा कॉमन है 80s 90s मार्क्स लेकर आना। मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट को बताता हूँ, मेरी स्टूडेंट के 95 मार्क्स के ऊपर टॉप नहीं आया था, उसका नेशन वाइड टॉप भी 95 पे नहीं आया था। सही है? तो दैट इज फॉर मोटिवेशन। 95 नो टॉप। तो मतलब अब आप बोलेंगे सर अब और क्या करें? 96 करो, 97 करो, 98 करो, ये भी होता है। कभी कभार कुछ अटेम्प्ट्स होती हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आपका ऐसा होता है कि वो
लोगों के 85 पे भी टॉप आए हैं, लेकिन 90+, इजी। अच्छा, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, जाहिर सी बात है। एन अकाउंटेंट विदाउट अ कैलकुलेटर इज नथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ, एन अकाउंटेंट विदाउट अ कैलकुलेटर इज मीनिंगलेस। वी नीड अ कैलकुलेटर। रियल लाइफ में हमारा ऐसे हो तो कोई भी आता है ना, हम टक टक करके कैलकुलेटर पहले चलाते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर मैंडेटरी होता है। ठीक है, और सवाल पूछे भाई। एक्सेल ना आता हो तो आपका भाई किस लिए बैठा है? ओ भाई, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये क्लियर बता दूं, अगर आपको मेरे पढ़ाने से पहले कुछ आता है ना, तो ये डाउन साइड है। मैं सब कराता हूँ भाई। आपको सब मैंने ही कराना है, वर्ड लिखना, स्प्रेडशीट लिखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मिसाल के तौर पे हम मुझे कंसोलिडेशन तो F3 में मैंने पढ़ी थी, मुझे याद ही नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि याद नहीं है। अगर याद होती तो बहुत बुरा होता। मैं सब कुछ जीरो से कराता हूँ भाई, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। हाँ, इसके अंदर एक नुकसान क्या है, इसके अंदर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज अदर देन दैट आप कुछ कह ही नहीं सकते कि आपको कोई चीज की टेंशन है। हाँ, उसका एक शायद तरीका ये है कि यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो अपनी नहीं चला सकते फिर आप। सही है ना? तो मेरी सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी सुनो। सही है, जब तक इतने बड़े ना हो जाओ कि आप बोलो कि सर आप जो मेरी मर्जी है ना मैं वो करूंगा, जब तक इतने बड़े हो ना जाओ तब तक मेरी सुनो। इंशाल्लाह सब सही रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस भी बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ। सही है, हम लाइव सेशंस लेते हैं, वीकली लाइव सेशंस लेते हैं हम। और वीकली लाइव सेशंस का टारगेट ही यही होता है कि हम जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, सब कुछ करें। यही हमारा टारगेट होता है वीकली लाइव सेशंस लेने का। ठीक है, तो इट्स वीकली। वीकली यू हैव टू अटेंड। इट्स ऑन वीकेंड, यू हैव टू अटेंड, यू मस्ट अटेंड। यू कैन नॉट से मैं नहीं आ रहा यार सर, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा। आना है, आना है, बिल्कुल आना है। समझ गए? और सवाल बताएं। और सवाल बताएं। कोई मुश्किल सवाल नहीं है तुम लोगों का। इतने सारे लोग हो, लेकिन मतलब सवाल ऐसे बिल्कुल इजी, इजी पीजी। अच्छा, रिकॉर्डेड सेशन और लाइव, देखो लाइव सेशंस इज जस्ट फॉर क्वेरीज, लाइव सेशंस इज जस्ट फॉर न्यू क्वेश्चंस। आई लाइक टू डू समथिंग न्यू। मुझे पुराने में ना इतना थोड़ा सा मजा नहीं आता, तो इसलिए कराते हैं लाइव सेशन, राइट? तो रिकॉर्डिंग चीज अलग है। रिकॉर्डिंग के अंदर यू यू गेट कंटेंट, यू लर्न समथिंग, यू डू प्रैक्टिस। बट व्हेन यू गो लाइव यू ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग न्यू फ्रॉम मी इन एवरी लाइव सेशन। दैट्स द टारगेट। यस, एक बड़े अच्छा कमेंट आया है, किसी ने बोला कि सर अल्टीमेटली वी हैव टू कंप्लीट आवर क्लासेस एज सून एज पॉसिबल एंड देन आल्सो सेल्फ स्टडी, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, एंड देन देयर इज नो नीड टू रीड स्टडी टेक्स्ट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। पहली बात ये, स्टडी टेक्स्ट मैं नहीं जरूरी समझता, क्योंकि जरूरत होती ही नहीं है, सच बात है। सही है, तो इसके अलावा भी 100 मार्क आ जाएंगे आपके। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल क्लासेस कंप्लीट करो। मैं तुम्हें, ये ट्रिक है। आप बोलते हैं ना कि सर मेरे को बहुत अच्छा स्कोर करना है, आप क्लासेस खत्म कर डालो। क्लासेस, मेरा लास्ट अटेम्प्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा था, वेरी गुड स्टूडेंट, अल्लाह करे कि उसकी कोई अच्छे रिजल्ट आ जाए। यार वो, उसने सबसे बेहतरीन काम जो अपनी जिंदगी में किया ना, वो ये किया कि मैं 14 डेज पहले कहता हूँ कोर्स खत्म करो, उसने 1 मंथ पहले कोर्स खत्म किया। यार उसके साथ बैठ के जो मैंने मेहनत की है ना, मैंने, वो बोलता था सर मेरे को ये सवाल पे ऐसा दे दो, वो सवाल दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, सब करवाते थे। तो उसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी। अच्छा, इस प्रैक्टिस का ना एक बड़ा मसला है। एक दफा वो मेरे पास पेपर से 2 दिन पहले एक पास पेपर लेकर आया, उसने बोला कि सर ये जो है ना फल XYZ बंदों ने कि ग्रुप से ना मेरे को मॉक मिला है, मैंने वो किया है। मैंने बोला अच्छा दिखाओ, मॉक दिखाओ। तो मैंने बोला मॉक का आंसर भी होगा तुम्हारे पास? कह रहा नहीं सर, वो सर ने बोला मॉक का आंसर नहीं दूंगा। मैंने बोला भाई ये घटियापन है। मैंने उस पेपर के अंदर इतनी गलतियां निकाली कि कोई हद नहीं। अब वो स्टूडेंट बेचारा 2 दिन पहले बैठा हुआ पागल हुआ है कि मुझसे ये चीज सॉल्व नहीं हो रही, इसका आंसर वो आ ही नहीं रहा जो कि ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। मैंने बोला भाई गलत है, गलत है। होता क्या है कि जैसे तुमने एक बात लिखी ना सर, प्रैक्टिस फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर कोई चीज नहीं होती। एनीवेयर कोई चीज नहीं होती। सही है ना? गूगल पे लिख के तुम कुछ भी सर्च कर लो, कोई भी सवाल आ जाए तुम कुछ भी कर लो, उससे पेपर का कोई फायदा नहीं है।
ठीक है? तो resources that you have followed should be from ACCA. You do study up questions, that's fine. You do kits, exam kits. You can do BPP, you can do Kaplan, that's fine. You can do my questions because I teach ACCA, those are my questions. So those are ACCA questions that you do. But please do not do random alana falana questions from Google. You will, disrupt एवरीथिंग. मैं हमेशा कहता हूं आपकी पहली अटेम्प्ट है, मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है. तो आप अपनी पहली अटेम्प्ट को उस तरीके से सीरियस लो जैसे मैं कह रहा हूं. ये ना करना कि कुछ भी जाके कर लिया. दैट विल बिल्कुल random questions, Ansh, I can tell you random questions can destroy your concepts in career. I can tell you that you won't be able to score more than 50 if you do random questions. That won't help. ठीक है. अच्छा, एक सवाल आया, बड़ा मजे का सवाल है भाई, सर आलू का मतलब क्या है? भाई देखें, होता ये है कि जब भी आप कभी जिंदगी में काम करते हैं ना, तो आपके कुछ कैच फ्रेजेस होते हैं, और वो कैच फ्रेजेस जो होते हैं ना, वो मतलब आपकी जबान पे चढ़ जाते हैं. तो वो जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब फर्म में था, तो हमारी फर्म में ना एक एक वर्ड चलता था कि किसी भी चीज को ऐसा होता था ना कि कोई कोई गलती कर रहा है या कोई 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 फजूल सवाल किया है, तो हम बोलते थे यार मुनासिब कर लो. जैसे मुझसे कोई स्टूडेंट अजीब सा सवाल पूछे ना, तो उसका एक मुहज्जब या एक रिस्पेक्टेबल तरीका क्या होता था, हम बोलते थे यार मुनासिब कर लो. किसी से आपने पूछा यार कल सुबह कितने बजे पहुंचोगे, उसने बोला 12 बजे पहुंचूंगा, मैं बोलता था मुनासिब कर लो. तो मुनासिब कर लो एक लफ्ज चढ़ गया. ये हमारा भाई एक है भाई, अकाउंटेंट्स ऐसी बात करते हैं. इसी तरह ज्यादातर अकाउंटेंट्स ऐसे बात करते हैं कि आलू, मैं अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ आलू. ये जो है ना अकाउंटेंट्स की कम्युनिटी का एक फ्रेज बना हुआ है. तो क्या होता है कि जब भी कोई मुश्किल चीज आती है या कोई डिफिकल्ट चीज आ गई या डिफिकल्ट सवाल आ गया या डिफिकल्ट मीटिंग आ गया, डिफिकल्ट सिनेरियो आ गया, तो हम हमेशा बोलते हैं यार आलू हो गया. आलू, आलू का मतलब क्या है? मतलब पोटैटो हो गया, मतलब मसला हो गया. सही है. तो ये अक्सर आपको मेरे लेक्चर में मिलेगा भाई, आलू हो गया. तो आपने इस पेपर को आलू नहीं बनने देना. सही है. इस आलू आलू बन गया तो मसला हो जाएगा. ठीक है. और बताइए. ठीक है बेटे, बात समझ में आती है सब लोगों को? सब लोग मुझे ओके लिख के बताएंगे तो मुझे पता लगेगा भाई ओके की रिपोर्ट है या नहीं है. सब लोग बताइए.